समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। आज हम धान की फसल, उसके प्रबंधन के बारे में जानेंगे। इस भाग में हमने एक टैगलाइन दी है, धान सिर्फ पानी में बढ़ने वाली फसल है। उसको हमने एक प्रश्न चिन्ह दिया है, क्योंकि ज्यादातर धान की उपज लेने वाले किसानों को यह शक होता है कि धान सिर्फ पानी में ही उगने वाली फसल है। ऐसा समझकर बुआई, रुपाई से लेकर उपज आने तक, कटाई तक जाने बिना पानी देकर धान की खेती करके नुकसान हो रहा है। इसीलिए ये प्रश्न चिन्ह मैंने रखा है। हर किसान इसके बारे में अवगत होना चाहिए। चाइना जैसे देशों में धान की फसल 1 एकड़ को 60 से 70 बोरियां उपज लेती है, लेकिन हमारे देश में ये 30 से 40 ही है। साधारणतः 35 बोरियां है। 35 बोरियां धान की उपज में कितना फायदा होगा? इसलिए हम जहां नुकसान हो रहा वो नुकसान टाल के हम फायदा कमा सकते हैं इस धान की फसल से। इसलिए हर किसान ने इस पानी के प्रबंधन को महत्व देना चाहिए, समझना चाहिए। इस विभाग में हम बुआई से लेकर अंतिम कटाई, इन सब के बारे में जानेंगे। पूरे सावधानी से निरीक्षण के बाद ही अमल कीजिए, अच्छी उपज जरूर मिलेगी। अब पहले बुआई, पौधे को कैसे बढ़ाना चाहिए ये जानेंगे। बहुत से किसान कई तरह से वो धान बो रहे हैं। थोड़े लोग श्री पद्धति से बुआई करेंगे तो थोड़े लोग ड्रम सीडर से बुआई कर रहे हैं। थोड़े लोग ट्रैक्टर द्वारा बीजों का रोपण करते हैं। थोड़े लोग साधारणतः पुराने पद्धति से ही बुआई कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी उपज देने वाली पद्धति है श्री पद्धति। धान की जाति कोई भी हो, श्री पद्धति से बुआई करने से, अच्छी प्रबंधन पद्धति अपनाने से कोई भी जाति हो, उपज अच्छी मिलेगी। क्यों? 2 पौधों के बीच दूरी होनी चाहिए, ये सब पता करेंगे। उसके पहले धान के पौधों को कैसे बढ़ाना है। कोई भी पौधा हो, हम जमीन में डालने के समय वो अंकुरित होने के बाद 15 दिन तक बाहरी दुनिया से वो आहार नहीं लेगा, उसकी जरूरत नहीं है। आप गौर कीजिए कि धान का पौधा आने के बाद 15 दिनों तक उसका बीज जड़ से लगा हुआ रहता है, उसके बाद झड़ जाता है। ये किसी बीज का ये सृष्टि धर्म है। मतलब उस बीज में ही 15 दिनों का आहार छिपा हुआ होता है। बीज तैयार होने के समय ही उससे आने वाले पौधे का आहार होता है, और बाहरी दुनिया से कुछ भी ना लेकर अपने आप ही पौधा आहार ले सके, ऐसी कुदरती व्यवस्था है। हम ये करते हैं कि पौधे के रुपाई से लेकर यूरिया और अन्य चीजें डालते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है। 15 दिनों तक किसी भी पौधे को बाहरी दुनिया से हम आहार देने की जरूरत नहीं है। धान की खेती में भी इसका अमल करना है। थोड़े लोग श्री पद्धति में 2 किलो, मतलब 1 एकड़ को 2 किलो बीज, 2 से 3 किलो बीज किसान ड्रम सीडर के द्वारा डालते हैं। 4 से 5 किलो डालते हैं। अब रुपाई, रोपण पद्धति, मतलब पुरानी पद्धति जैसे रुपाई करते हैं। एक ही जगह 7-8 पौधे रुपाई करते हैं। ये पद्धति ठीक नहीं है। अगर श्री पद्धति से करना नहीं हुआ तो साधारणतः रुपाई के पद्धति में भी
एक ही जगह 2 से ज़्यादा पौधे ना लगाएं। एक ही जगह एक पौधा लगाने से अधिक उपज आएगी। अगर ना हो तो 2 लगाइए, लेकिन हाथ में जितने आएंगे उतने पौधे नहीं लगाने। इस तरह हम पौधे को किस तरह बढ़ाए तो उसे सुरक्षित अवस्था में निकालकर कैसे रुपाई करना है इसका पता करेंगे। ड्रम सीडर द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा बुआई करने से रुपाई की अलग जरूरत नहीं होती। हाल ही में किसानों को मजदूरों की समस्या है, इसलिए ड्रम सीडर द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा बुआई करते हैं। पौधे विकसित करने वाले बीज को 24 घंटे भिगो के रखते हैं। भिगोते समय हर किलो बीज के लिए 10 ग्राम स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस डालकर भिगोना चाहिए। 1 किलो बीज के लिए 10 ग्राम स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस को पानी में मिलाकर 24 घंटे भिगोना। उसके बाद बीजों को बोने के लिए एक चटाई बनाते हैं। ज़्यादातर किसान बीज डालने के लिए भी जमीन के छोटे भाग में ही मिट्टी नरम करके अंकुरित बीजों को लेकर छिड़क देते हैं। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पौधे चटाई के ऊपर उगाने से सुरक्षित रूप में निकालकर रुपाई कर सकते हैं। छोटा सा जड़ भी बिना झुके, बिना टूटे हम निकाल सकते हैं। इस जड़ के साथ धान का बीज भी आएगा। उसे ऐसे करना है कि जमीन को नरम रखने की जरूरी नहीं है। साधारणतः हमारे खेत में ही एक कोने में एक जगह लेकर हम 1 किलो, हम 3 किलो या 6 किलो बीज डाल रहे हैं। उसके हिसाब से जगह बनाकर उसके ऊपर हम मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट या पशु गोबर का अच्छा सड़ा हुआ पशु गोबर, हो सके तो कोकोपीट, ये सब मिलाकर 3 से 4 इंच की चटाई तैयार करना है। उसके बाद जिस धान के बीज हमने 24 घंटे भिगोकर रखे हैं, अंकुरित होने के लिए उस बीजों को 24 घंटे भिगोया है, उसे निकालकर एक सूखे बोरी में डालकर बांधकर उसके ऊपर वजन रखकर सूखने देते हैं अंकुरित होने के लिए। अंकुरित हुए बीजों को लेकर तैयार किए हुए चटाई के ऊपर छिड़कना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर हल्के से पतले स्तर में फिर से उस मिश्रण को जो हम मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट से तैयार किया है, उसे ऊपरी छिड़काव करके उसके बाद छन्नी पानी छिड़क कर उसके ऊपर धान के घास को उसके ऊपर डाल दीजिए ताकि पंछी उस बीजों को खा ना सके। जैसे ही बीज अंकुरित होते हैं, घास को निकाल दीजिए। अब हम पानी भी डाल सकते हैं। साधारणतः इन्हें पानी की बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक दिन हम इस तरह पानी का छिड़काव बड़े जग से हम अच्छी तरह छिड़काव कर सकते हैं। हमें रुपाई 12 से 15 दिन के पौधों की ही करना चाहिए। 15 दिनों के बाद हर एक दिन के विलंब से 1 बोरी उपज कम हो जाएगी। हर एक दिन के विलंब से 1 बोरी उपज कम हो जाती है। हम मुख्यतः धान में उपज कम आने का कारण है क्योंकि हम पौधा आने के बाद 25 से 30 दिनों तक बीज रुपाई करते हैं। ये बड़ी गलती है। हम करने वाली बड़ी गलती यही है क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम रुपाई करते समय पौधे पकड़ने के लिए ज्यादा होना चाहिए, हाथ भर होना चाहिए, हाथ में आना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। हमारे आसानी के लिए हम ऐसे कर रहे हैं। बहुत सारे किसानों को बताने के बाद वो छोटे पौधे से मुश्किल है ऐसा कहते हैं। हमें अच्छी उपज लेनी है तो मुश्किलों को हमें बर्दाश्त करना चाहिए। इसलिए रुपाई 15 दिनों के पहले ही पौधों से करनी चाहिए। इसे हर किसान को अमल करना है। संभव हो तो चटाई तैयार करते समय ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास का छिड़काव कीजिए। पानी में मिलाकर या पानी छिड़काव करने के समय छिड़काव कीजिए।
मिश्रण तैयार करने के समय इन्हें दे सकते हैं, जिससे पौधे स्वस्थ रहेंगे। व्याधि निरोधक शक्ति अंकुरण समय से ही पौधे को रहेगी। इस तरह पौध वृद्धि करनी चाहिए। अब हम कैसे करना चाहिए? बहुत सारे किसान ये करते हैं कि ट्रैक्टर से अपनी मर्जी से दम करते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि हम घुटनों के अंदर तक मिट्टी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करने से ऊपरी स्तर पर जो पोषक द्रव्य होते हैं, ऊपर से 8 इंच तक पोषक द्रव्य मौजूद होते हैं, उसके नीचे नहीं होते। वो सभी नीचे चले जाते हैं। जितना नीचे दम करना जो गलत है, 10 इंच के नीचे हमें नहीं करना चाहिए। उतना ही दम करना है, 10 इंच तक ही हमें दम करना चाहिए। दम करने के बाद मुख्यतः हर किसान अवलंब करता है उसे समतल करना है। एक कोने में जितना पानी जमा हुआ है, उतना ही पानी बाकी सभी कोने में होना चाहिए। बीच में भी उतना ही पानी होना चाहिए। पूरे खेत में ऐसे ही रहना चाहिए। एक जगह ऊंचा तो दूसरी जगह नीचा नहीं रहना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए। आप आधा एकड़ या पाव एकड़ में कैसे करेंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। इसको लेकर हर किसान ने ध्यान देना चाहिए। थोड़ा ज्यादा समय हुआ तो भी आप दम करने के बाद जमीन चारों कोनों में, बीच में, मतलब पूरा खेत समतल, कहीं पर भी गड्ढा या ऊंचाई ना होगी, ऐसा पूरा खेत समतल होगा ये देखना चाहिए। ऐसा करने के बाद हमें श्री पद्धति से एक कदम की दूरी रखकर रुपाई करना है। अगर ड्रमर पद्धति से हमेशा की तरह बीज ड्रम सीडर द्वारा बोते हैं और ट्रैक्टर पद्धति से जमीन दम करने की जरूरत नहीं है। पौध रुपाई के समय ये 15 दिन का पौधे की ऊंचाई अधिक नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा 4 इंच होगी। 3 से 4 इंच हो सकती है। रुपाई करते समय पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम जमीन को दम करने के बाद और समतल करने के बाद हम जैसे पहले बताया 500 किलो पशु गोबर में जैविक उर्वरकों को, जैविक नियंत्रकों को वृद्धि करके लेवल किए हुए जमीन के ऊपर छिड़कना है। रुपाई के पहले छिड़कना है, दम करने के पहले नहीं। दम करके लेवल करने के बाद, पूरी तरह लेवल होने के बाद ही 10 दिन पहले जो तैयार किया है उसे जिस दिन आप बुआई करते हैं उसी दिन ये जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रकों को 500 किलो पशु गोबर में विकसित कीजिए। वो पर्याप्त होगा। ये दो भी एक ही दिन कीजिए। बीज बुआई के दिन भी 500 किलो पशु गोबर में जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक मिलाकर वृद्धि कीजिए। दम करके लेवल करते हैं तब रुपाई के पहले ये तैयार किए हुए पशु गोबर के मिश्रण को छिड़काइए। ऐसे छिड़कने से जमीन में सूक्ष्म जीवाणु जैसे जैविक उर्वरक, जैविक नियंत्रक पूरे खेत में फैलकर बीमारी देने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। जैविक उर्वरक भी दे रहे हैं। जमीन में बचे हुए सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों को फिर से उन्हें उपयोग होता है। इस वजह से हमें अगली अवस्थाओं में कीट नहीं आएंगे और रासायनिक उर्वरक डालने की जरूरत नहीं रहेगी। इस 500 किलो पशु गोबर से हम बहुत कमाल का काम कर सकते हैं। हर फसल में ये जरूर करना है। इसी तरह धान को भी। तो रुपाई के समय 12 से 15 दिन के पौधों को लेकर हर एक पौधों को बीच एक कदम दूरी होगी। पानी कम होना चाहिए, बहुत ही कम, यानी ना के बराबर। दम करने के बाद पानी डालकर सूखने के बाद आप रुपाई कर सकते हैं। पानी की जरूरत नहीं होगी। रुपाई के बाद 2 से 3 दिन तक पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जमीन से झुड़ न जाए। टीकना चाहिए तो पानी ना दे। इसके बाद ही कभी भी
1 इंच से ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। पानी ज़्यादा देने से क्या होता है, ये अब जानेंगे। हमें एक आदत सी बन गई है और अभी जो नए से खेती कर रहे हैं उन्हें चावल मतलब पानी या धान मतलब यूरिया, यही इन दोनों से मतलब पानी और यूरिया हो तो धान उगा सकते हैं, ऐसा समझते हैं। नहीं, धान सिर्फ पानी में उगने वाली फसल नहीं। धान पानी में भी बढ़ सकता है, सिर्फ पानी में बढ़ने वाली फसल नहीं है धान। ये फर्क समझिए। ज्यादा पानी हो तो भी फसल जिएगा, लेकिन धान को इतना पानी जरूरी नहीं है। सभी पौधों की तरह और पेड़ों की तरह धान को भी जमीन में नमी की मात्रा हो तो बस है। सिर्फ नमी हो तो भी काफी है। कभी भी पानी अधिक देने की जरूरत धान को नहीं है। ये पानी देने की पद्धति इसीलिए आई है कि खरपतवार ना बर्दाश्त करके खरपतवार को निकालने के लिए मजदूर कम होने से जैसे जैसे खरपतवार ना आने के लिए खेत को पानी से भरकर वैसे धान को इस पानी बढ़ने वाली फसल बना दिया है। यह है उसका परिणाम। मतलब इसे थोड़ा समझिए। सिर्फ खरपतवार ना आने के लिए धान को पानी में रखकर आखिर में धान सिर्फ बढ़ता है, ऐसा किया है। धान के फसल में 24 घंटे पानी होना चाहिए, ऐसा समझते हैं, लेकिन नहीं। धान भी अन्य सभी फसलों जैसे ही जमीन में नमी हो तो बहुत अच्छी उपज मिलेगी, उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। इसलिए हर बार 3 से 4 इंच पानी कभी भी नहीं देना है। पहली बार धान बुआई के समय 2 से 3 इंच पानी हो तो भी दूसरी बार पानी देने के लिए जो पहले वाला पानी पूरी तरह सूखने के बाद 2-3 दिन का गैप देना चाहिए। इस तरह आप करते जाइए, बहुत अच्छी उपज मिलेगी, क्योंकि जड़ व्यवस्था को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा पानी के वजह से। 3 से 4 इंच पानी होने से जड़ व्यवस्था को हवा कैसे लगेगी? इतना ही नहीं, हम तनों के ऊपर तक पानी देते हैं। धान के तनों के ऊपर तक हम पानी देते हैं। ऐसे वो बढ़ जाएगा? कितना गलत कर रहे हैं हम। पानी प्रबंधन में भी हम हमारे उद्देश्य को हमारे हाथ से ही घटा रहे हैं। इसीलिए हर किसान भी पानी से भिगोने के समय 6 से 8 दिन का अंतराल रखिए। अगर दिया तो भी ज्यादा पानी नहीं देना। 1 से 2 इंच पानी ही दीजिए, फिर से छोड़े, छठे या 7वें दिन दीजिए। ऐसा करने से इस पद्धति से हमारी उपज बढ़ती जाएगी। अब रुपाई करने योग्य पौधों को 12 से 15 दिन के अंदर रुपाई करने से उपज अधिक आएगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि चटाई से निकलते समय पौधों को जड़ ज्यादा नहीं रहेंगे। हमें निकालने के समय में भी मैंने जैसे बताया वैसे चटाई से पौधा निकलते समय छोटा सा जड़ भी नहीं टूटेगा, बल्कि हाथ में आ जाएगा। इसके साथ धान का बीज भी निकल आएगा। सही समय का अवधि है 12 दिन। 12 दिन का पौधा ही रुपाई कीजिए, छोटा, बस इतना ही रहेगा। उसको निकालकर रुपाई कीजिए, उपज बहुत आएगी। इसलिए रुपाई करने के बाद पौधे की वृद्धि शुरू होती है। साधारणतः धान अंकुरण के समय से नए पत्तों का लक्षण यह है कि 20 से 25 दिन में ही नए पत्ते आना शुरू हो जाता है। लेकिन हम इस वक्त रुपाई करना शुरू करते हैं, जो गलत है। पत्ता आने के बाद रुपाई नहीं कर सकते, वो घास जैसे बढ़ता है। लेकिन 12 दिन के बाद रुपाई करने से अंकुरण के बाद 20 दिनों में नए पत्ते आना शुरू होता है। उतना ही नहीं, 12 दिनों से रुपाई करने से एक जड़ भी नहीं टूटता, पूरे जड़ों के साथ तुरंत रुपाई हो जाएगी, उसकी जीवन प्रक्रिया को शुरू करेगा। आप गौर कीजिए कि 12 दिन का पौधा और 25 दिन का पौधा रुपाई करने से कौन सा पौधा जी पाएगा। जैसे मैं कहता हूं वैसे 1 एकड़ में करके देखिए,
पता कीजिए उपज कैसे बढ़ती है। पानी का प्रबंधन जैसे मैं कहता हूँ वैसे कीजिए। धान के पौधे की 12 दिन में रुपाई कीजिए, उसके बाद देखिए कैसे उपज बढ़ती है। ये सभी पद्धति ना करने से सभी प्रकार के तनाव पौधे पर हम डालते हैं। पौधे की वृद्धि की दिशा बदलकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इस पद्धति से कीजिए। इस 1 एकड़ में कीजिए, आप नतीजा देख सकते हैं। चटाई पर पौधा उगाइए। इसे कम करने की जरूरत नहीं है। चटाई इसलिए है कि पौधा आसानी से हाथ में आ जाएगा। आप दम करके बीज बोने से वो काफी सख्त और तंग हो जाता है। यह ठीक नहीं है, जिससे खींचना मुश्किल है। चटाई के ऊपर धान के पौधे को खींचना बहुत आसान होगा। इसलिए हर किसान पानी प्रबंधन पद्धति को और रुपाई की पद्धति बदलने से ही उपज अच्छी मिलेगी। अब जो भी पद्धति हो उसमें पानी प्रबंधन और उचित रुपाई जरूरी है। अगर आप ड्रम सीडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक एक दाना नीचे गिरता है, तो उसमें अलग से रुपाई की जरूरत नहीं है। धान की बुआई करके पौधों में रूपांतरित होने के लिए चटाई का इस्तेमाल कीजिए। 12 दिनों में ही पौधे की रुपाई कीजिए, आपको कई बोरियां उपज अधिक मिलेगी। साधारणतः हम एक ही जगह से 6 से 8 पौधे का गुच्छा रुपाई करने से और एक पौधा रुपाई करने का फर्क हम जानेंगे। अब हमने अगर 6 पौधे के गुच्छे की रुपाई की है, पत्ते आने के हैं। 6 पौधे के गुच्छे में 4 तरफ 4 रहेंगे, 2 बीच में रहेंगे। पत्ते बाजू में आने चाहिए। हर पौधे को पत्ते आने का अवसर रहेगा क्या? नहीं ना। कोने में जो पौधे होंगे सिर्फ उन्हें, और जहां खुला है वहीं पे नए पत्ते आने की संभावना है। बीच में जो पौधे हैं उन्हें पत्ते नहीं आएंगे। कोने में जो पत्ते हैं उनके अंदर के हिस्से से पत्ते नहीं आएंगे। उन्हें जहां खुला है बस वहीं से पत्ते आएंगे। आप सिर्फ एक पौधा रुपाई करके देखिए, इसे चारों तरफ से पत्ते आएंगे। वो आने के बाद और भी बढ़ते जाएंगे। ये फर्क है। उतना ही नहीं, ये गुच्छे से रुपाई करने के बाद पौधों को आखिर में दाने आने के बाद गौर कीजिए कि गुच्छे में रुपाई करने से 40 से 50 पत्ते आते हैं, तो एक पौधे की उतने ही पत्ते आते हैं। और उनमें से धान के दाने किस में अधिक आए हैं वो गौर कीजिए। जरूर एक पौधे की रुपाई पद्धति में धान के दाने अच्छे आए होंगे, गुच्छे की रुपाई में धान के दाने कम आए होंगे। ये गौर कीजिए। बाकी सब फिजूल है। जो घास के बराबर हो जाएगा वो घास फिर से इन पौधों से आहार लेकर पूरा आहार वही खा जाएंगे। इन्हें हम सकर्स कहते हैं। ये ज्यादा आहार लेकर घास ही बढ़ता रहता है। हमें धान के बुआई के समय ही कि हमारा उद्देश्य घास के लिए किया है या धान के लिए है। घास के लिए है तो गुच्छे में रुपाई, अगर धान के लिए होगा तो एक पौधे में रुपाई करें, जरूर उपज बढ़ेगी। घास हमें जरूरी नहीं है ना, इसलिए कि ये धान के लिए है या घास के लिए है। धान के लिए हो तो एक पौधे की रुपाई कीजिए। कठिन हो तो भी आराम से एक एक पौधा रुपाई कीजिए। इस तरह 12 दिन के पौधे को रुपाई करने से पौधा दृढ़ता से बढ़ता है। ज्यादातर सभी पत्तों से दाना आना शुरू होता है। अधिक पैमाने पे दाने आएंगे। एक पौधे से अधिक दाने आएंगे, लेकिन गुच्छे में अधिक पत्ते तो आएंगे जरूर, लेकिन मजबूत नहीं रहेंगे। उसमें सभी पत्तों में दाने नहीं आते, या दाने वजनदार नहीं होंगे और लंबे नहीं रहेंगे, मजबूत और अधिक भी नहीं रहेंगे। ये सभी फर्क देखिए। नुकसान कैसे हो रहा है इसे गौर करें। पहला, धान के रुपाई में भी नुकसान हो रहा है। रुपाई गलत हो रही है। 12 दिन के बाद रुपाई करने का 25 दिन तक रुककर पौधा अधिक ऊंचा होने के बाद
हम रुपाई करते हैं। इस वक्त पौधा खींचने से जड़ टूटने लगते हैं। टूटे हुए जड़ों के पौधों को गुच्छों की तरह रुपाई करने से ये सभी पौधे गुच्छे में रहने से उनका जीना मुश्किल हो जाता है। फिर से मर के जीते हैं। 15 दिन के पौधे की रुपाई करने से ऐसा नहीं होगा। पौधा स्वस्थ रहेगा, मजबूती से वृद्धि होगी। 1 मिलीमीटर भी नहीं टूटेगा। तो ये कीजिए, तो हमारी रुपाई की पद्धति में ही सावधानी बरतने से हमारा नुकसान हुए बिना फायदा हो जाएगा। इतना ही नहीं, पानी प्रबंधन पद्धति बहुत जरूरी है। मुख्यतः पानी को 6 से 8 दिनों की अवधि में देना चाहिए। इतना ही नहीं, उर्वरक डालते समय पानी कम होना चाहिए। उर्वरक डालने के बाद 5 दिनों तक पानी बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। पानी को रोकना बहुत जरूरी होता है। एक फसल के बाद दूसरे फसल को पानी देने की पद्धति छोड़ दीजिए। उर्वरक देने के बाद 5 दिनों तक पानी नहीं देना चाहिए। डालते समय पानी कम होना चाहिए। ये जरूर कीजिए। इसके कारण भी उपज बढ़ती है। तो यह है धान का दम करने का विधान, रुपाई करने का विधान और पानी प्रबंधन। ये सभी पद्धतियां अमल करने से हमें कम से कम 10 बोरियां उपज अधिक मिलती है। और अब उर्वरक और उसका प्रबंधन पद्धति के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। हम फिर से इसके बारे में बात करेंगे। जैसे पहले बताया, 500 किलो पशु गोबर में ये जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रकों की वृद्धि करके बाद में जमीन समतल करने के बाद छिड़काव कीजिए। उसके बाद रुपाई करने के बाद 15 दिनों के बाद उर्वरक देते समय पानी कम होना चाहिए। उर्वरक कभी भी बोरियां भर के मत डालिए। सिर्फ किलो में। सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, सभी प्रकार के मूल तत्व उसमें होनी चाहिए। सभी अवस्था में ये देना है। एक अवस्था में कम, एक अवस्था में अधिक होगा तो कैसे देना है, यह मैं फिर से बताऊंगा। क्लोरीन के अलावा सभी प्रकार के मूल तत्व हमें देने चाहिए। सभी देने हैं, कार्बन भी। ऑक्सीजन हवा से मिलता है। पानी कम देने से जमीन को पहुंचता है। हाइड्रोजन का हम प्रबंधन करना है तो कैसे करना है, मैं बताता हूं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इनके अलावा सूक्ष्म धातु जो 6 प्रकार के हैं वो सभी भी देना है। द्वितीय पोषक तत्व भी देने हैं। इन सभी को किस अवस्था में कैसे मिलना है ये मैं बताता हूँ। प्रथम अवस्था में उर्वरक देते समय हम यूरिया 25 किलो, डीएपी 20 किलो, पोटेशियम लेते समय सल्फेट ऑफ पोटेशियम लीजिए क्योंकि उसमें सल्फर होता है। सल्फेट ऑफ पोटैश 15 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 25 किलो। हाइड्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए हमें कोकोली 20 किलो और कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए पुड़मी 20 किलो। बस इतना ही नहीं, सूक्ष्म धातुओं का मिश्रण देने के लिए स्टफ नाम का एक उत्पाद है, वो 10 किलो मिश्रण करें। मिला के खेत में पानी कम होना चाहिए, तभी इस मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव के बाद 5 दिन तक पानी नहीं देना। उसके बाद फिर से 20 दिन तक 20 से 25 दिन का अवधि देकर उसके बाद हमें यूरिया 15 किलो, डीएपी 25 किलो, पोटेशियम 10 किलो, सल्फर जो 90% उपलब्ध होता है वो 3 से 4 किलो, कोकोली 10 किलो, पुड़मी 10 किलो। इस मिश्रण को फिर से छिड़काव करते समय तभी भी पानी कम होना चाहिए। उसके बाद 5 दिन तक पानी नहीं देना चाहिए। यह है दूसरी बार। अब तीसरी बार देने से पहले फिर से 20 से 25 दिन का अंतर दीजिए। उसके बाद यूरिया 10 किलो, डीएपी 5 किलो,
पोटेशियम 25 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो। धान की फसल में किसान ज़्यादातर कैल्शियम नाइट्रेट नहीं देते, लेकिन बीज ना झड़ने के लिए तथा बीज वजनदार होने के लिए, अच्छी उपज आने के लिए इस अवस्था में पोटेशियम कैल्शियम की जरूरी है। हम सिर्फ पोटेशियम देते हैं, कैल्शियम नहीं, जिसकी बहुत जरूरी है। उपलब्ध ना हो तो कैल्शियम नाइट्रेट को तीसरी अवस्था में 25 किलो जरूर देना चाहिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो, कोकोली 10 किलो और पुड़मी 10 किलो। पुड़मी से कार्बन की मात्रा बढ़ती है। इन सभी को इस तरह 3 अवस्था में सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में दिया जाएगा, तभी हमें उपज अच्छी मिलेगी। यह है उर्वरक का प्रबंधन। उसके बाद धान में कीट का प्रबंधन कैसे करें। जैसे पहले मैंने बताया, 500 किलो पशु खाद में ट्राइकोडर्मा विरिडी, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, जैविक उर्वरक, इन सभी की वृद्धि करके देने से वहीं पर हम 70 से 80% कीटों को नियंत्रित कर चुके होंगे। आप ये हर साल करेंगे तो 3 साल के बाद आपको कीट नियंत्रक दवाइयाँ छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लिख लीजिए। ये करने के लिए हम उदासीन हैं, लेकिन आप हर स्प्रे के लिए 600 रुपयों की बोतल लेकर छिड़काव करने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे जेब खाली हो जाएगी। सच ये है कि पहली बार जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक देने से खर्च जरूर होगा, लेकिन उसके बाद फसल में छिड़काव कम हो जाएंगे, जिसका खर्चा बच जाएगा। इतना ही नहीं, हम जो 500 किलो गोबर दे रहे हैं वो कहीं नहीं जाएगा, जमीन में ही टिका हुआ रहेगा, वृद्धि होते रहेगा, तो आपकी जमीन पूरी तरह बदल जाएगी। इसलिए हर किसान ये जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक 500 किलो पशु खाद में वृद्धि करके डालने से अंदाजन 70 से 80% कीटों को नष्ट कर चुके होंगे। उसके बाद रुपाई के 20 दिन बाद हमें पौधे का टीकाकरण कैसे करना है ये जानते हैं। हम जैसे वैक्सीन लेते हैं वैसे ही पौधों को भी वैक्सीन देना है। वो ऐसा है कि स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 1 किलो, बैसिलस सबटिलिस 1 किलो, ये दोनों लेकर 2 किलो गुड़ में 24 से 48 घंटे पानी में भिगोकर उसके बाद पर्याप्त पानी मिलाकर छिड़काव कीजिए। इस तरह करने से भविष्य में आने वाले कीट काफी नियंत्रित होंगे। सभी का खर्चा बहुत कम होगा, इतना कम कि 100 के 100 में हो जाएगा, कि 100-200 में हो जाएगा। हर एक चीज 200 रुपए में आएगी। इतने कम खर्चे से वो काम करेगा या नहीं करेगा, ऐसा शक मत करें। ये बहुत शक्तिशाली है। इतना ही नहीं, कीट आने से पहले इसे देने से कीट नियंत्रण हो जाएगा। जो रासायनिक कर सकते हैं, पहले ही रासायनिक छिड़काव करने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन पहले ही जैविक नियंत्रक छिड़काव करने से बहुत फायदा है, क्योंकि ये पौधों में जाकर उनमें स्थायी रूप से कीटों के पास भी नहीं आने देंगे। इसलिए रुपाई करने के बाद 20 दिन तक कुछ भी मिलाए बिना सिर्फ स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस 1 किलो और बैसिलस सबटिलिस 1 किलो 2 किलो गुड़ में मिलाकर 24 से 48 घंटे पानी में भिगोकर पानी मिलाकर छिड़काव कीजिए। उस पद्धति को फिर से 20 दिन के बाद दोहराइए। उसका खर्चा कम है। लगभग कीट नियंत्रकों से छिड़काव करने की जरूरत नहीं होगी। आप ही देख सकते हैं फसल कितनी अच्छी है। मतलब हम टीका दे रहे हैं, ऐसे 2 बार टीका दिया है। इसकी वजह से व्याधि निरोधक शक्ति बहुत बढ़ जाती है, कोई भी चीज पास नहीं आएगी। इस तरह करने से लगभग आपकी फसल में कीट नहीं आएंगे। आए तो भी सांप सड़न कीट आए तो हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कीजिए। धुआं सड़न आए तो ट्राइसाइक्लोजोल का छिड़काव कीजिए। या फिर धुआं सड़न, सांप सड़न की कीट ज्यादा हो तो प्रतिभा बायोटेक का रॉकस्टार है, इसे 250 मिली का
हर 1 एकड़ में छिड़काव कीजिए। कीटों का प्रबंधन हम कर सकते हैं। इसके बाद कीड़ा प्रबंधन पद्धति। धान में कीड़ा आना कम है। तना सड़न कीट, पत्ता झुलसन, ये 2 ही प्रकार के ज्यादा होंगे। इनका निवारण करने के लिए ज्यादातर क्लोरोपाइरीफॉस इस्तेमाल करते हैं। पायरीथ्राइड को कृपया मत इस्तेमाल कीजिए। साइपर, डेल्टा, अल्टामेथर, इन्हें धान की फसल में इस्तेमाल ना करें। साइड इफेक्ट्स बहुत रहेंगे। कीड़ा मर जाएगा और पौधों का भी नुकसान हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसीलिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। धान प्रदूषित होता है, विषाणु जम जाएंगे, धान खाना नहीं चाहिए, तो इसको इस्तेमाल ना कीजिए। क्लोरोपाइरीफॉस इस्तेमाल करने से ज्यादातर कीड़े नष्ट हो जाएंगे। नहीं तो क्लोरांत्रानिलीप्रोल उत्पाद का 50 मिली 1 एकड़ में छिड़काव करने से कोई भी कीड़ा हो वो मर जाएगा। इस तरह कीड़ निवारण कर सकते हैं। इसके बाद मच्छर जाति के कीड़े ज्यादा होते हैं। यह मच्छर जाति के कीड़ों को मारने के लिए बाजार में कई उत्पाद मिल रहे हैं। डाइनोटेफिरॉन, डाइफेंथुरॉन और एक उत्पाद नितिनपायरम, ये सभी बाजार में उपलब्ध है। इन्हें इस्तेमाल करने से इन मच्छरों का निवारण कर सकते हैं। इस तरह कीड़ों का निवारण करते हुए उर्वरकों को भी सटीक प्रबंधन से, पानी भी अच्छे प्रबंधन इस्तेमाल करके, रुपाई भी 12 दिन में ही करने से धान में 3 साल में ही 60 बोरी उपज लेकर, इसके पहले ही मूंगफली का भाग हमने देखा है। खेत में जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रकों की वृद्धि करके डालने से जो किसान 50 बोरी उपज पाएंगे, वो इस गांव में 30 बोरी उपज लेते थे। इस साल भी लिया है। इस तरह करने से 3 साल के अंदर ही 60 बोरी उपज पाई है। आप भी वैसे ही कीजिए। 12 दिन में रुपाई कीजिए। सिर्फ 1 पौधे की रुपाई कीजिए। पानी ज्यादा नहीं देना है। फिर से 8 दिन के बाद पानी दीजिए और 1 इंच ज्यादा पानी नहीं देना है। उर्वरकों को भी मैंने जैसे बताया किलोग्राम में मिलाकर मिश्रण तैयार करके सभी प्रकार के मूल तत्व पौधों को दीजिए। कार्बन हाइड्रोजन के बाद सभी तत्व होने चाहिए, तभी हम 60 बोरी फसल पा सकते हैं, या फिर नहीं। धान का मतलब पानी नहीं है, यूरिया भी नहीं है। धान का मतलब सभी चाहिए। यह हर किसान जरूर अवलंब करे। ये हर किसान जानकर दूसरों को भी समझाइए। धान में अमल करने वाले प्रबंधन पद्धतियों को जानकर खेती करेंगे तो नुकसान किसी भी हालत में नहीं आएगा। यह है धान के बारे में। तो हम सिर्फ पानी में बढ़ने वाली फसल नहीं है। धान पानी में भी बढ़ सकता है, लेकिन पानी अनिवार्य नहीं है। फसल जैसे जमीन में नमी हो तो बस है। ये हर किसान ने गौर करना है। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस को आदर करने वाले किसानों को मेरा नमस्कार। बहुत से किसान कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो किसान हैं, उनके सवालों को बहुत अच्छी तरह पूछकर इसके जवाब लेकर अमल करने से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। इसी तरह ये सभी किसानों तक पहुंचना चाहिए। हमारे सभी किसानों को ये विषय पूरी तरह सभी को पहुंचना है, जो बहुत ज़रूरी है। बाजार में उर्वरक, कीट नियंत्रक, कीटनाशक ये सभी महत्वपूर्ण नहीं है, तो खेती का ज्ञान ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व जानकर हमारा समय लगाकर खेती करने से किसी भी फसल को हमें नुकसान नहीं होगा। ये सभी किसान समझेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।